सरकारें खुद नहीं चाहती कि देश का वो विकास हो जो वो चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि लोकतंत्र वास्तव में वही है जो पब्लिक चाहेगी एक्चुअल में। अब उसमें अगर तुम अपने संविधान बीच में जोड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की परिभाषा को ज़रूर प्रभाव डालेगा। अब आप इतना सोच लीजिए कि जो लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा है उसमें पब्लिक की खुशी छुपी है हर हाल में, कैसी भी हो। ऐसा कौन सा लोकतंत्र होगा कि पब्लिक अपने लिए सबसे ज़्यादा टैक्स लगवाएगी? ये सोचिए, ऐसा कहीं संविधान में या लोकतंत्र की परिभाषा में लिखा हुआ है कि पब्लिक को बोलो कि 18% 28% जीएसटी दे? तो ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? खैर, जो भी है, हम आज इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है भारत के जो महत्वपूर्ण नेता हैं या लोग हैं वर्तमान में, वो वास्तव में भारत के संसद भवन में होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम किसी भी आधार पर ये नहीं कह सकते। अच्छा, आज भारत में ऐसे कितने लोग होंगे जो इस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि अगर विकास दिव्य कीर्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो कौन उसका विरोध करेगा? विरोध केवल और केवल वर्तमान सरकार करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। ये हमेशा ही ये रहेगा। उस वक्त की तत्कालिक सरकारें इस चीज़ का विरोध करेंगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई समझदार आदमी इस क्षेत्र में आगे आए। देखो, मैं चाहता हूँ कि नितिन गडकरी हमेशा परिवहन मंत्रालय में रहें। अगर वो विपक्ष में भी जाएं तो उन्हें राज्यसभा में से लेकर आओ या लोकसभा, कहीं से भी लड़ाओ। बहरहाल ऐसे आदमी को तुम ऐसे मंत्रालय को कम से कम मजबूती देने दो। उस आदमी का स्ट्रक्चर देखिए, उसकी सोच देखिए। हो सकता है वो अगले 10 साल में इंडिया को वहाँ ले जाए कि अमेरिका या चाइना जैसे देश भी सड़क स्ट्रक्चर के मामले में तो कंफर्म है कि इंडिया से पीछे हो ही जाएंगे। बाकी बात करते हैं हम वर्तमान पॉलिटिशियंस की। तो देखो, एक दार्शनिक है, राजनीतिज्ञ दार्शनिक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर वोट डालने से कुछ फ़ायदा पब्लिक का होता तो वो तुम्हें वोट ही न डालने देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सोचने की बात है। तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि वोट डालने से पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसे दिखाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, चुनाव आयोग सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। मैं मानता हूँ कि 5 साल में आता, पूरी कसर निकाल लेता है 5 साल की। जैसे भाई भूखा प्यासा बैठा है, इतना तगड़ा खर्चा कर रहा है, हर जगह पोस्टर लगवा रहा है। यहाँ तक कि ये लगा लो कि मम्मी जी हमारी बीएलओ हैं, तो उन पर इतना काम दिया गया है कि अभी ये तक बताना है कि जो लोग एलिजिबल नहीं है चलने में या देखने में, जो फिज़िकल डिसेबल हैं, उन लोगों के बारे में ये कहा गया है कि उन्हें बताएं कि वो वोट कहाँ डालना चाहते हैं। ठीक है, चलो जहाँ भी डालना चाहते हैं। इस तरीके से उनका हर बार 3-3 बार डेटा गया हुआ है। तो चुनाव आयोग पैसे तो इस पर खूब अच्छे खासे खर्च कर रहा है, और ये गलत भी नहीं है। एक्चुअल में गलत क्या है? गलत ये है कि फिर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। देखो, मैं हर बार वोट डालता हूँ, मैंने इस बार भी वोट डाला है नोटा को। तो आई वांट टू से कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं अगर ये चाहें तो। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि संविधान परिवर्तन की आवश्यकता यूँ ही है। मोदी जी गलत नहीं है। देखो, कोई भी नेपोटिज्म का विरोध वही करता है जब तक वो सीट पर नहीं पहुंचता। अगर आज मैं नेपोटिज्म का विरोध कर रहा हूं तो केवल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी कोई शक्तियां नहीं है। सीधी सी बात है, मेरे पास शक्तियां होंगी, मैं ये चाहूँगा कि मेरी शक्तियों पर मेरे बच्चे बैठें या अदरवाइज़ जो भी है। और यही चीज़ हर जगह होती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो नेपोटिज्म का मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा विरोधी होना गलत है।
इतना ज़रूर है कि अगर काबिलियत कम है तो हमें उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कोई बेटे हैं, वो उनसे भी बड़े मंत्री हैं, एक पूरा विभाग संभालते हैं खेल का। तो भाई वो स्क्रिप्ट लिखता है भाई, ऐसा कुछ मीम्स चलती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नेपोटिज्म का पहले जो पार्टियां विरोध कर रही थी, अब वही आई तो वही नेपोटिज्म का झंडा सबसे ऊपर लेके काम कर रहे हैं। तो आप उस मामले में सोच सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर, नेपोटिज्म का विरोध करना मैं मानता हूँ बहुत लंबे समय तक बेकार है। एक निश्चित समय सीमा तक होना चाहिए। बात करता है जो अगले तथ्य हैं, विशेषकर अर्थव्यवस्था की। देखिए, अर्थव्यवस्था का सुधरना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है पीसीआई पर ध्यान देना। पीसीआई मतलब पर कैपिटल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। भारत में आज भी G20 देशों में, G20 वो देश हैं जो विश्व के टॉप 20 देश हैं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, या जिनके पास अच्छे हथियार हैं, या जो कम से कम विश्व में अपनी एक अच्छी पहचान रखते हैं, वो G20 देश हैं। उनमें भारत भी एक देश है। अब आप ये सोचिए कि G20 देशों में हमारी सबसे स्थिति ख़राब है पीसीआई के मामले में। तो इस पर थोड़ी सी विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था यूँ ही तो ज़रूरी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को तुम छोटे देशों पर लागू कर सकते हो जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। एक्चुअल में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ तुम समाजवादी अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट लागू नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करो कि एकदम से पूंजीवादी मत बनो। एकदम से पूंजीवादी बनोगे तो हो सकता है क्रांति दोबारा आ जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए। और अच्छी बात है, हम पूंजीवाद की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये भी देखो, गारंटी नहीं है कि पूंजीवादी ने हमेशा खुशहाली सूचकांक को वृद्धि दी है। ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं तो आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, संसाधनों को अगर बराबर वितरित बांटा जाए। अभी हम यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, हम रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। मैं तो अफ्रीका के लोगों के बारे में कह रहा हूँ। आप अफ्रीका के उन लोगों के बारे में बताइए, श्वेत और अश्वेत लोगों के बारे में बताइए, जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। अब उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आप उनका विरोध थोड़ी करेंगे कि उन्हें रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है। तो रिजर्वेशन गलत नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उसे देने के तरीके गलत हैं। हर कहीं हर एक जैसी चीज़ें तुम लागू नहीं कर सकते। अभी मैं आपको EWS के पैमाने बताता हूँ। EWS जनरल कास्ट वालों के लिए, एक जो इकोनॉमिकल वीक लोग हैं उनके लिए एक प्रमाण पत्र बनता है। तो EWS उन लोगों का बनाया जाता है जो जनरली गरीब है और वो सामान्य जाति से है। तो मसला क्या होता है, अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर एक लेखपाल है, वो EWS का प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में लगभग औसतन सभी परिवार सामान्य स्थिति में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमसे अच्छी स्थिति वाले लोगों के EWS नहीं बने हुए हैं किसी और जगह पर। तो सारी परेशानी यहाँ आ रही है कि जो हमसे अच्छी स्थिति वाले उस पद का लाभ ले रहे हैं और हम नहीं ले पा रहे, केवल इस वजह से कि हमारे यहाँ का अधिकारी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ का अधिकारी स्ट्रिक्ट नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है, नेता अनपढ़ होते हैं, तो वो अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो चलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, विशेषकर अधिकारी लोग हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो गड़बड़ होगी। देश नेताओं ने थोड़ी डुबा रखा है। अनपढ़ लोगों का क्या है, अनपढ़ लोगों से देश नहीं चलता। देश तो जब भी समझदार लोग ही चलाएंगे। तो फाइनली गलतियाँ वो कर रहे हैं, सज़ा पब्लिक को मिल रही है, और ये तय है मिलेगी वो। इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि एक बेहतर दिशा में कदम चलाए जाएं। और मेरा, जैसे मैंने कहा अभी दिव्य कीर्ति जी हैं, दिव्य कीर्ति जी को कौन अनसपोर्ट करेगा, मुझे तो ये बता दीजिए। आप ऐसे लोगों को ऊपर क्यों नहीं ले जाते। मैं तो कहता हूँ, राज्यसभा में 12 लोग आपने मनोनीत कर रखे हैं, उन 12 लोगों में लेके जाओ ना दिव्य कीर्ति जी को। वो इंडिया का
इस वक्त टॉप ब्रांड टीचर है। आप ये सोचिए, कुछ ऐसे लोग राज्यसभा या लोकसभा में ज़रूर होने चाहिए जो सरकार की हर नीति के बारे में खुल के बोल सकें, चाहे वो अच्छी है बुरी है। अच्छी है तो उसकी अच्छाइयाँ बताएं, बुरी है तो उसकी बुराइयाँ बताएं। देखो, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी केवल अच्छाइयाँ हैं। कितने फैसले ऐसे हुए हैं मोदी सरकार में खुद की जो इन्होंने वापस लिए हैं, तो क्या वो सही थोड़ी थे? अगर सही थे तो वापस क्यों लिए? तो ये भी होता है ना। लेकिन वो लागू करते वक्त उसे हमेशा सही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी चल रही है, तरीकों में कमी चल रही है। और मैं विशेषकर समाज के पढ़े लिखे लोगों से तो इतनी उम्मीद कर ही सकते हैं हम कि जो हम अपने लिए करते हैं वो प्रकृति के लिए करें, देश के लिए करें। कम से कम इतना तो करें। दारू पीना गलत नहीं है, लेकिन दारू पी के दूसरे को उल्टा सीधा बोलना वो गलत है। ठीक है। विशेषकर आज दिल्ली का टेम्परेचर 47-48 डिग्री है। तो भाई वो गलती किसकी है? इसे ऐसे थोड़ी कह दोगे कि ये यहाँ के जो डायनासोर थे वो गलत मर गए। डायनासोर जैसे मरे मरे, लेकिन हमें इतना चीज़ देखनी थी कि ये हमारे लिए है। और चीज़ें देखी दिखाई समझ में नहीं आ रही। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम आज भी नहीं सुधर रहे हैं। वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर्स ख़त्म हो गए। यू कैन इमेजिन कि जो प्रकृति ने दिया है जब वो ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब हम भी प्रकृति के दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ियों का ध्यान रखना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम हम चीज़ों को बचाते चलें। देखो, मैं यहाँ पानी चला रहा हूँ, ये मेरे खेत में क्यारी में पानी जा रहा है। मुझे पता है इसमें पानी वेस्ट हो रहा है, मैक्सिमम पानी वेस्ट हो रहा है इसमें से। लेकिन इसमें एक और भी ध्यान रखने की चीज़ है। इसे वेस्ट करने के अलावा